नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यूपी उपचुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने 6 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। करहल से तेज प्रताप यादव को टिकट मिला है। समाजवादी पार्टी ने 10 में से 6 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए। हरियाणा के नतीजों के बाद चिंता में है कांग्रेस। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने 6 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। यूपी उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने 6 प्रत्याशियों का नामों का ऐलान कर दिया है। करहल से तेज प्रताप यादव को टिकट दिया गया है और 10 में से 6 प्रत्याशी उतारे हैं। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और इसमें से 10 में से 6 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं समाजवादी पार्टी ने। हरियाणा के नतीजों के बाद कांग्रेस जो है वो चिंता में आ गई। तो समाजवादी पार्टी ने 6 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। तो करहल से तेज प्रताप यादव, सीसमऊ से सोलंकी और करहल से तेज प्रताप यादव को टिकट दिया गया है। तो आपको बता दें कि करहल सीट समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने छोड़ी थी और अब वो सीट खाली हुई है। तो तेज प्रताप यादव को इस सीट से उतारा गया है। तो 10 में से 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। तो अब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद अब यूपी विधानसभा उपचुनाव में हलचल तेज हो गई है और प्रत्याशियों के नामों के ऐलान भी होने शुरू हो गए हैं। तो समाजवादी पार्टी ने 10 में से 6। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आसिफ, समाजवादी पार्टी ने 6 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। ये कौन कौन सी सीट है, कौन कौन से प्रत्याशी हैं? देखिए शिवम, आज समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, उससे कहीं न कहीं एक चौंकाने वाला भी काम किया, क्योंकि हरियाणा चुनाव का परिणाम सामने आया। उसके ठीक बाद तो समाजवादी पार्टी ने 6 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें अगर बात करें अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से, तो यहाँ पर अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद का नाम है। वहीं अगर कटेहरी की बात करें तो यहाँ पर सांसद लालजी वर्मा की पत्नी है शोभावती वर्मा। सीसमऊ सीट की बात करें तो यहाँ पर इरफान सोलंकी की पत्नी है नसीम सोलंकी, यहाँ से प्रत्याशी घोषित किया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैनपुरी की करहल सीट की बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप यादव का नाम जो है घोषित किया है। इसके अलावा भदोही से भी जो का नाम जो है प्रत्याशी को घोषित किया है। वहीं फूलपुर सीट पर मुस्तफा सिद्दीकी का नाम सामने आया है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने पीडीए फार्मूले पर चलकर प्रत्याशी घोषित करने का आसिफ, अगर हम 2 सीट की बात करें, अगर करहल की और मिल्कीपुर सीट की, तो अजीत प्रसाद और तेज प्रताप यादव, ये नाम का अंदेशा तो लगातार प्रत्याशित था। लोग प्रेडिक्ट भी कर सकते थे कि हाँ ये दोनों नाम है और बहुत पहले से खबरों में ये बने भी हुए थे। बाकी के जो 4 नाम हैं, क्या इस पूरी लिस्ट में अखिलेश यादव ने एक बार फिर से उपचुनाव में पीडीए फॉर्मूला वाला जो स्ट्रेटेजी था जिसने लोकसभा में अच्छी जीत दिलाई, क्या वो फॉर्मूला इसमें भी इंप्लीमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, अगर बात करें पीडीए फार्मूले की, तो समाजवादी पार्टी का दावा है कि जो 6 प्रत्याशी की सूची जारी किया है उसमें पीडीए फार्मूले अपनाया गया है। लेकिन यहाँ पर परिवारवाद का भी बड़ा आरोप समाजवादी पार्टी पर लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से तेज प्रताप यादव के बारे में बात की जाए तो यह मुलायम सिंह परिवार के करीबी हैं। और अगर बात करें अजीत प्रसाद की तो यह सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। और ज्योति बिंद की बात करें मझवा सीट की, तो ये जो है पूर्व सांसद की बेटी है। तो कुल मिलाकर जो भी प्रत्याशी घोषित हुए हैं वह कहीं न कहीं परिवार से जुड़े हैं। कोई सांसद का बेटा है तो कोई पूर्व सांसद का बेटा है। तो ऐसे
आसिफ, ये जो आपने नाम गिना है तेज प्रताप यादव का और इसके बाद ज्योति बिंद का और इसके बाद अजीत प्रसाद का, ये परिवारवाद की श्रेणी में अगर ये मुद्दा आ रहा है तो क्या आने वाले समय में जब प्रचार प्रसार शुरू होंगे तो हम बीजेपी के द्वारा ये मुद्दा भी बहुत जोर शोर से उठाता हुआ देख सकते हैं? देखिए, लगातार समाजवादी पार्टी के जो फार्मूले रहते हैं, जो नीतियां रहती हैं, उसका खुलकर बीजेपी यानी कि विपक्ष हमला बोलता है, चाहे बीजेपी हो या फिर बसपा प्रमुख मायावती। और जिस तरह से पीडीए फार्मूले का दम भरा जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, इसकी कहीं ना कहीं हवा भी निकलती दिख रही है। अगर बात करें कि अजीत प्रसाद का नाम हो या फिर तेज प्रताप यादव का और वहीं नसीम सोलंकी की, तो इसमें कहीं ना कहीं जो है परिवारवाद की झलक दिखाई दे रही है, ऐसा जो है विपक्ष का कहना है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से एक फार्मूला सेट किया है समाजवादी पार्टी की तरफ से ने, और यह कहा जा रहा है कि पीडीए फार्मूले पर ही उनकी पार्टी आगे बढ़ेगी, संविधान बचाने के लिए उनका जो दल है लड़ाई लड़ता रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो अंतर कला खत्म करने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से सूची जारी की गई है, या अंतर कला और कंफ्यूजन खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि तेज प्रताप यादव को कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में इग्नोर किया गया था और अब उन्हें मैनपुरी की करहल सीट पर सेट कर दिया गया। मुलायम परिवार के बेहद आसिफ, अगर हम ये बात कर ही रहे हैं तो अब ये जो गठबंधन की बात आ रही थी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन होगा उपचुनाव में, 5-5 सीट का वो फॉर्मूला भी बन रहा था और हमने देखा भी कई बार कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे थे कि 50-50 वाला फॉर्मूला बन सकता है। लेकिन अब ये तो 10 में से 6 अखिलेश यादव ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। तो क्या हरियाणा चुनाव के नतीजों का इंतजार किया जा रहा था कि हार जीत के बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि निगोशिएशन कितने कितने पे होगा? लेकिन अगर 10 में से 6 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो गया तो जाहिर सी बात है कि ये फॉर्मूला तो बनता हुआ नहीं दिख रहा है। क्या गठबंधन होता हुआ दिखाई दे रहा है इस लिस्ट के बाद? देखिए, हरियाणा चुनाव के नतीजे के बाद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी फुल फॉर्म में आ गई है, एक्शन में आ गई है। कल ही नतीजा आया, यहाँ पर कांग्रेस को झटका लगा और आज ही समाजवादी पार्टी ने सूची जारी कर दी। हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह, जिनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से हरियाणा चुनाव का नतीजा आया, कांग्रेस यहाँ पर सरकार नहीं बना पाई और समाजवादी पार्टी गठबंधन करना चाहती थी। क्या ऐसा है कि सपा से गठबंधन न होने के चलते कांग्रेस को यहाँ झटका लगा? क्या लग रहा है? नहीं, जहां तक हरियाणा चुनाव का है, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से सीटें नहीं मांगी थी, लेकिन जब इंडिया गठबंधन बना है तो कांग्रेस की जिम्मेदारी कि इंडिया गठबंधन कैसे चले और कैसे भारतीय जनता पार्टी को हम लोग हरा पाए, इस पर विचार करना चाहिए। उनको अपने निर्णयों पर समीक्षा करने की जरूरत है। रही बात जो हमने 6 सीटें घोषित की हैं, पहले से तय थी, उसका इस चुनाव से कोई संबंध नहीं है। उत्तर प्रदेश में हम चाहेंगे, समाजवादी पार्टी चाहती है कि इंडिया गठबंधन का चुनाव हो, चाहे ये उपचुनाव हो, चाहे आगे जो भी चुनाव होंगे, हम लोग गठबंधन से लड़ेंगे। क्या आने वाले दिनों में जिस तरह से दावा किया जा रहा है, सूत्र या दावा कर रहे हैं कि सिर्फ 1 सीट देने के मूड में है समाजवादी पार्टी कांग्रेस को, तो क्या इसमें ये क्या गठबंधन बरकरार रहेगा या फिर नहीं? गठबंधन बरकरार रहेगा या नहीं ये तो उनको सोचना है, लेकिन जहां तक सीट देने की बात है, ऐसा कोई कुछ निर्णय नहीं हुआ कि 1 सीट दी जाएगी। हाँ, समाजवादी पार्टी का मानना है कि हमको 10 सीटों जीतना है और उसमें कैंडिडेट और कौन लड़ेगा इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन जीत सकता है, इस पर चर्चा हो। सीट केवल लेना और लड़ना ये हमारे एजेंडे में कभी नहीं था और ना हम ऐसा चाहते हैं। समाजवादी पार्टी सिर्फ चाहती कांग्रेस बैठे बात करे कि उनका अगर कोई है, कोई सीट वो जीत सकते हैं तो उस पर जरूर बात होगी। समाजवादी पार्टी को हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं कांग्रेस ने दरकिनार किया। अब भी आस लगाए बैठी है समाजवादी पार्टी, जैसा आप कह रहे हैं कि गठबंधन हो सकता है। हरियाणा चुनाव का नतीजा आया, कांग्रेस ने अकेले दम पर चुनाव लड़ा, यहाँ पर पूरी तरह से फेल हो गई, सरकार बीजेपी की बन गई। तो क्या इसका नहीं, जहां तक हरियाणा का सवाल है, हमने कांग्रेस से या इंडिया गठबंधन सीटें नहीं मांगी थी। हाँ,
हमने पहले हमारी लड़ने की तैयारी थी, हमारे कार्यकर्ता कुछ मजबूत नेता थे जो वहां चुनाव लड़ना चाहते थे और अच्छा चुनाव लड़ते, लेकिन जब सवाल आया लड़ने न लड़ने का तो हम लोगों ने स्वतः निर्णय लिया कि देश हित में यही है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम लोग हरियाणा में चुनाव न लड़ें और उसका लाभ कांग्रेस को मिले। लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस से चूक हो गई, उसका लाभ वो नहीं ले पाई, जो कि जनता जबकि बदलना चाहती थी, जनता बीजेपी को हराना चाहती थी। जनता ने मन बना लिया था, हरियाणा के लोग बहुत नाराज थे वहां के कुशासन से, वहां की व्यवस्था से। जो दीपेंद्र हुड्डा ने, जो कांग्रेसी नेता ने हैं, उनका साफ कहना था कि समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। भाई ये बात तो दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, तो इसको राहुल गांधी जी से पूछना चाहिए, इस पर राहुल गांधी जी को जवाब देना चाहिए क्यों कहा। अब बाकी दीपेंद्र हुड्डा के जनाधार था क्यों नहीं सरकार बना लिए। कुछ ऐसे ही लोग हैं जो हमेशा लगातार धर्मनिरपेक्ष मोर्चे को, इंडिया गठबंधन को दंड देने का काम करते हैं। क्या अगर सपा कांग्रेस का गठबंधन होता तो कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में रहती? बिल्कुल, सवाल केवल समाजवादी पार्टी नहीं, सवाल ये है सारे इंडिया गठबंधन के जो स्टेक होल्डर हैं, साथी हैं, सब मिलकर लड़ते तो निश्चित वहां परिणाम दूसरा होता। ठीक है जी आसिफ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो समाजवादी पार्टी ने 10 में से 6 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। रुक करेंगे अगली खबर की, और अगली खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां बीजेपी विधायक योगेश वर्मा की पिटाई हो गई। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव में बहाल हो गया और बैंक के पूर्व सभापति पुष्पा सिंह के पति अवधेश सिंह पर बीजेपी विधायक को पीटने का आरोप है। विधायक योगेश वर्मा ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था। आरोप है कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अवधेश सिंह अपनी पत्नी को अर्बन कोऑपरेटिव बैंक चेयरमैन का चुनाव लड़ाना चाहते थे, जिसका विधायक योगेश वर्मा के विरोध करने पर अवधेश सिंह और उनके साथियों ने उनकी पिटाई कर दी। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी लखीमपुर खीरी से राम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम जी, क्या कुछ ये पूरा बवाल है, बवाल क्यों हुआ, क्या कुछ जानकारी? इससे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का एक चुनाव होता है, चुनाव में 5 साल का चुनाव होता है, जो इसका सभापति चुना जाता है वो भी कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी से ही होता है। वहीं आपको बता दें, जो पुष्पा सिंह है, जिनके जो पति जो मारपीट का वीडियो जिस तरीके से देख रहे हैं, वो अवधेश सिंह उनका नाम है, बार संघ के निर्वाचित अभी इस साल निर्वाचित हुए हैं। आपको बताते चले कि विधायक सदर विधायक योगेश वर्मा है, लखीमपुर खीरी से सदर विधायक सीट से जीते हैं और पुनः दोबारा 2 बार एमएलए भारतीय जनता पार्टी से बने हुए हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से जो मारपीट हुई है, इसका कयास 2 से 3 दिन पहले से चली रही है। कल शाम को एक जो चस्पा नोटिस लगाई गई थी, उस नोटिस को भी फाड़ने का एक आरोप था। तो शासन प्रशासन की भी कहीं ना कहीं एक लापरवाही आई है। एडीएम स्तर पर इसकी बाकायदा शिकायत की गई थी, 2 विधायकों ने शिकायत की थी, जिलाध्यक्ष का एक लेटर जारी हुआ था, वायरल हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो चीजें पहले से जानता था, प्रशासन जानता था कि कहीं ना कहीं घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन उस घटनाओं पे अंकुश नहीं लगाया जा सका और वही घटना को लेकर एक अफरा तफरी भी मच गई। जो पड़ोस में सेंट डॉन बॉस्को स्कूल है, जिसमें हजारों की तादाद में बच्चे हैं, उनको भी इसके घटना को देखते हुए तुरंत बंद कर दिया गया और लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में बैरिकेडिंग लगा के पुलिस ने रोक दिया। चारों तरफ से कोई वाहन आने जाने के लिए मना कर दिया गया। भारी पुलिस व्यवस्था भी देखी जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से योगेश वर्मा भी एक कुर्मी बिरादरी के बड़े नेता माने जाते हैं, लखीमपुर खीरी में कुर्मी बिरादरी का एक बहुमूल वोट है, जिसको देखते हुए तो कहीं ना कहीं यही कयास लगाया जा सकता है कि घटना कहीं दोबारा कोई इस तरीके से ना हो जाए। एहतियात तौर पर बड़े अधिकारी जो है एडिशनल एसपी रैंक के विजिट करके बाकायदा दिशा निर्देश दिए गए हैं। भारी पुलिस बल स्वयं तैनात है। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं राम जी कि ये लड़ाई हुई क्यों, मतलब किस बात को लेकर लड़ाई हुई, क्या मनमुटाव था किसी चीज को लेकर, भाई लड़ाई हुई क्यों? देखिए, बिल्कुल साफ सी बात है कि जो पुष्पा सिंह है दोबारा प्रत्याशी के रूप में अपने आप को सबमिट कर रही हैं, लेकिन जो 2 विधायक जो यहाँ से थे, कमनगिरी गोला से थे, कल उनकी भी एक शिकायत थी सदर विधायक थे, जिलाध्यक्ष थे कि एक चुनाव को 1 महीना टाल दिया जाए। त्योहार का समय है, दीपावली का समय है, तो कहीं ना कहीं धांधलीबाजी कल देखी गई कि एक लिस्ट को आनंद फानंद में लगाया गया, फिर फाड़ दिया गया। तो कहीं ना संदिग्ध कहीं बैंक का जो स्टाफ है, जो बैंक के जो प्रबंधक से लेके वो भी कहीं ना कहीं शंका के दायरे में है, कहीं ना कहीं इनकी भी मिली भगत है। तो कहीं ना कहीं
हैं जो घटना हुई है, ये घटना 2 से 3 दिन पहले चल रही है। तो होता यह है कि अपने को भारतीय जनता पार्टी की सभापति के प्रत्याशी पुष्पा सिंह बता रही हैं। वहीं आपको बता दें कि जो अंदर खेमे के जो दूसरे भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो उनका जो कहना है कि अभी कोई प्रत्याशी अधिकतम वहां से भारतीय जनता पार्टी का डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो कैसे अब इनको प्रत्याशी के रूप में किया जाए, ये भी एक शिकायत थी। शिवम, ठीक है राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के चंगोरा भाटा में स्थित मंदिर को दान में दी गई भूमि को कूटरचना कर बेच दिया गया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने इस पर परिवार दायर किया था परिवाद, और इस मामले में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने 1 सप्ताह के भीतर जांच कर कलेक्टर के दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। आपको बता दें कि महादेव तालाब के किनारे जमींदार ने महादेव तालाब के किनारे 11 एकड़ जमीन समाज को मंदिर के लिए दान में दी थी। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी श्रीकांत दास छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीकांत, जिस तरीके से ये मंदिर जो है वो माफिया को, इसकी जमीन जो है माफिया को बेचने की बात कही जा रही है, क्या कुछ पूरा मामला है और जांच की क्यों बात की जा रही है, क्या कुछ पूरा मामला है? यहाँ पे प्रधान तो जमीन है, इसको द्वारा देखा जा रहा था और की तरफ से उसे पूछ किया। अब अभी सरकारी जमीन की रिपोर्ट बन गई है कि जमीन जो जाती है उसे भी जैसे कुछ दस्तावेज हैं और दस्तावेज के द्वारा उस जमीन को बेच देते हैं। ऐसे कहीं आप प्रशासन की जवाबदारी बनती है कि सरकारी जमीन है, मंदिर की जमीन उससे ध्यान रखे, उनकी कमेटी रहती है, अलग से कलेक्टर उनके अध्यक्ष होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं होती है, एक कहीं न कहीं प्रशासन की तो कार्य। ठीक है श्रीकांत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बम्पर जीत के बाद उन्होंने कहा, मेरी जो ड्यूटी थी वो मैंने पूरी की है। मुख्यमंत्री कौन होगा यह हमारा संसदीय बोर्ड तय करेगा। विधायक दल अपना नेता चुनेगा और किसे चुनेगा या किसे नहीं, यह उस पर डिपेंड करता है। वो श्रेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में ऐसी नीतियां, ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिसका लाभ गरीब व्यक्ति को भी मिल रहा है, जिसका लाभ किसान को भी मिल रहा है, जिसका लाभ युवा को भी मिल रहा है और जिसका लाभ महिला को भी मिल रहा है। इस प्रकार की योजनाएं आदरणीय मोदी जी ने वो हर वर्ग के लिए चलाई हैं। उसका परिणाम है, उन नीतियों का परिणाम है, मोदी जी की लोकप्रियता का परिणाम है। मोदी जी को देश के लोग प्यार करते हैं, मोदी जी को देश के लोग स्नेह करते हैं और उसका परिणाम है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर तीसरी बार प्रचंड बहुमत से वो आई है और हरियाणा के लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मोदी जी की नीतियों के ऊपर मोहर लगाई है। देखिए, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम है, मेरे को नहीं देखिए, मेरी जो ड्यूटी थी मैंने वो पूरी की है। ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। अभी हमारे ऑब्जर्वर भी आएंगे, वो ऑब्जर्वर और मुझे नहीं मालूम है, वो केंद्र तय करेगा, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। विधायक दल अपना नेता चुनेगा, किसको चुनेगा किसको नहीं चुनेगा, जिसको भी चुनेगा हमारी पूरा का पूरा विधायक दल, हमारे यहाँ कोई किंतु परंतु तो है नहीं, हमारे यहाँ कोई ये भी नहीं कहता कि ये जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का आदेश होगा वो सिर माथे के ऊपर होता है। प्रधानमंत्री जी से शिष्टाचार मुलाकात हुई है, क्योंकि मैंने
हरियाणा की जो प्रचंड जीत हुई है उसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताया है। और मैंने कहा है प्रधानमंत्री जी को कि आपको हरियाणा के लोग बहुत प्यार और स्नेह करते हैं, और उसका परिणाम है कि आज तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी सीटें दे करके ये तीसरी बार हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बनी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री, सुनवाते हैं आपको। को उसका गौरव मिलता है तब सिर्फ शब्द नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी को नए बोल मिलते हैं। करोड़ों मराठी मानुष का दशकों पुराना सपना पूरा हुआ। महाराष्ट्र के लोगों ने जगह जगह इसकी खुशी मनाई। आज महाराष्ट्र के गांव गांव से मुझे खुशी के संदेश भी भेज रहे हैं। महाराष्ट्र के लोग अपने संदेशों में मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा देने के लिए मुझे ढेर सारे धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, ये काम मैंने नहीं, आप सबके आशीर्वाद ने किया है। महाराष्ट्र के विकास का हर प्रयास छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहब आंबेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले जैसी विभूतियों के आशीर्वाद से हो रहा है। साथियों, अभी कल ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम आए हैं। हरियाणा ने बता दिया है देश का मूड क्या है, मिजाज क्या है। 2 बार कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार तीसरी बार चुनकर आना ऐतिहासिक है। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, अर्बन नक्सल का पूरा गिरोह जनता को गुमराह करने में जुटा था, लेकिन कांग्रेस की सारी साजिशें ध्वस्त हो गई। उन्होंने दलितों के बीच झूठ फैलाने की कोशिश की, लेकिन दलित समाज ने इनके खतरनाक इरादों को भांप लिया। दलितों को एहसास हो गया कि कांग्रेस उनका आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को बांटना चाहती है। आज हरियाणा के दलित वर्ग ने बीजेपी को रिकॉर्ड समर्थन दिया है। हरियाणा के ओबीसी बीजेपी के विकास कार्यों को देखकर उसके साथ है। कांग्रेस ने किसानों को भड़काया, लेकिन किसानों को पता है कि उसे फसलों पर एमएसपी किसने दी। हरियाणा के किसान बीजेपी की किसान कल्याण योजनाओं से खुश है। कांग्रेस ने युवाओं को टारगेट किया और अलग अलग तरीके से उन्हें भड़काने की कोशिश की, लेकिन हरियाणा के नौजवान, हमारी बहनें, बेटियां अपने उज्जवल भविष्य के लिए भाजपा पर ही भरोसा कर रहे हैं। कांग्रेस ने सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन हरियाणा की जनता ने दिखा दिया वो अब कांग्रेस और अर्बन नक्सल के नफरती षड्यंत्रों का शिकार नहीं होने वाले। साथियों, कांग्रेस हमेशा
बांटो और सत्ता पाओ के फॉर्मूले पर चली है। कांग्रेस ने बार बार यह सिद्ध किया है कि वो एक गैर जिम्मेदार दल बन गया है। वो अभी भी देश को बांटने के लिए नए नए नैरेटिव गढ़ रही है। कांग्रेस समाज को बांटने का फॉर्मूला लाती रहती है। कांग्रेस देश के मतदाताओं को गुमराह करने से बाज नहीं आ रही। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच। नमस्कार।